साथ है वंचित बहुजन आघाड़ी के स्टेट लेवल के लीडर फारूक अहमद, जो नांदेड़ दक्षिण से अपनी इस मरतबा असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं। चंद सवालात और खदशात जो है वो आज दूर करने के लिए मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। फारूक भाई, क्या वजह है कि आपको सबसे पहले 1 महीना पहले इलेक्शन का टिकट आपका नाम का ऐलान किया गया? आप में ऐसी क्या खूबी पार्टी को नज़र आई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले यकीन के सभी व्यूवर्स का मैं खैर मकदम करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह जज़ा खैर का मामला करे, क्योंकि नांदेड़ के सीनियर मोस्ट एडिटर और बहुत ही तीखी और पैनी नज़र नांदेड़ पे रखने वाली एक सहाफ़ी शख्सियत हमसे सवाल जवाब और रूबरू हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी के साथ सवाल जवाब करने का हमको आज मौका मिला। आपने पूछा कि क्या वजह है, पार्टी में ऐसी क्या खासियत है, तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी अपने कार्यकर्ताओं की कदर करती है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते हैं उन लोगों को क्या तरजीह दी जाती है, ये पहली लिस्ट को देखते ही मालूम पड़ता है कि इसके अंदर जो 11 कैंडिडेट अनाउंस किए गए थे, ये सभी के सभी कैंडिडेट या तकरीबन कैंडिडेट वो है जो पिछले 5 साल से पार्टी के साथ मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सभी समाज की फ़िक्र को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो सियासत में हमको अपना एतमाद रखना पड़ता है। पार्टी लीडरशिप पे भी एतमाद रखेंगे, काम करेंगे तो पार्टी का भी एतमाद आपसे बनता है और ये उसी का फल है कि आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पहले लिस्ट के अंदर ही हमारे नाम का ऐलान किया। संघर्ष का साथीदार बोलकर आपको लक़ब दिया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में समाजी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला ही ये किया था कि जो स्ट्रगल दीगर सियासी समाजी लोग नहीं कर रहे हैं उस इशू पे हम काम करेंगे। क्योंकि काम बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी संगठनें करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको कोई करना नहीं चाहता या कोई करता हुआ नज़र नहीं आता। ऐसे काम करने के लिए ही हम समाजी ज़िंदगी में आए हैं। मैं एक ही मिसाल देता हूँ, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हुए, कि जब दहशतगर्दी के नाम पर नांदेड़ के नौजवानों को टारगेट किया जा रहा था, ATS का NIA का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे, उस वक्त में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी नांदेड़ में, पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, यानी दहशतगर्दी के आड़ में किस तरह झूठे फैब्रिकेटेड इल्ज़ाम में नौजवानों को अंदर डाल रहे हैं, इसको एक्सपोज करने के लिए जिस वक्त हमने कॉन्फ्रेंस ली थी उस वक्त नांदेड़ ज़िले के 59 बच्चे दहशतगर्दी के नाम पर जेल में थे। फिर वो धर्माबाद के होंगे, चाहे किसी और तहसील के, ग्रामीण के, शहर के, कहीं के भी होंगे, लेकिन 59 बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर अरेस्ट किया गया था। ऐसी सूरत में दहशतगर्दी को एक्सपोज करने के लिए हमने और हमारी टीम ने जो जुर्रत की थी, मुझे लगता है कि ये संघर्ष है और उस संघर्ष में हम लोग साथ में थे आवाम के, इसलिए शायद लोगों ने या हमारे चाहने वालों ने उसमें संघर्षाचा साथीदार हो सकता है ऐसा लक़ब दिया हो। सियासत अब तिजारत हो गई है, लोग 14 दिन में MLA बनते हैं, 21 दिन में बनते हैं। आप गुज़िश्ता 60 महीने से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका आप कैसा दोनों को तवाज़ुन रख सकते? देखिए, जिनके परिवार अपना महाराष्ट्र की जो सियासत है वो एक मखसूस ज़ाति के लिए है और वो ज़ाति में भी कुछ घरानों के लिए है। 288 में से 179 MLA जो है वो अमीर मराठा घरों से आते हैं और अमीर मराठा घरों की सत्ता हमेशा रहने के बावजूद आज 40% मराठा पिछड़े तबकों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और बहुत ही इकोनॉमिकली, सोशली भी वो पिछड़ेपन पे का शिकार हुआ है। अब उन घरानों में से रहेगा, अमीर मराठों में रहेगा, तो 15 दिन भी ज़रूरत नहीं उनको, तो रातों रात भी वो MLA और मिनिस्टर बन जाते हैं। मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, हम वही कह रहे हैं कि 40% जो मराठा है, एक ही मिसाल देता हूँ कि किसान खुदकुशी के आंकड़ों को जब देखोगे तुम, तो खुदकुशी करने वाले किसानों में 80% से ज़्यादा आपको मराठा समाज के दिखेंगे। अगर कंटिन्यू सत्ता तुम्हारे पास है, खुदकुशी की नौबत आती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई टकराव है, लेकिन
वो अमीर मराठा ही जिम्मेदार है गरीब मराठा के पिछड़ेपन के लिए, और वो अमीर मराठा ही गरीब मराठा को रिजर्वेशन मिलने नहीं देते हैं। उन गरीब मराठाओं को रिजर्वेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी के थाली का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। इनको इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन वो देने की नीयत सरकारों की नहीं है। तो गरीब मराठा को अमीर मराठा के खिलाफ जंग का ऐलान करना पड़ेगा, वो भी सियासी जंग, यानी संविधान के दायरे में, और अपनी नुमाइंदगी खुद चुन के लाकर उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अब हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम खुद सत्ता में आएंगे और हम अपनी ये लाएंगे। वो करना है तो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह 18 पगड़ जाति आलूतीदार बलूतीदार मुसलमानों को साथ लेके स्वराज खड़ा किया था, गरीब मराठा को वो पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। और प्रकाश अंबेडकर साहब एक शिवाजी महाराज के अनुयायी के तौर पर वही पैटर्न से वंचित बहुजन आघाड़ी को आगे बढ़ाना है। फारूक भाई, गुज़श्ता 5 साल से आप वर्क कर रहे हैं दक्षिण में, बिलखुसूस पसमानदा दलित मुसलमानों के लिए, फिर भी आपको वोट क्यों दो नांदेड़ के पश्चिम के उम्मीदवार होने के नाते? 2-3 बातें हैं उसके अंदर। पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसे तबके से आते हैं जिस तबके को नुमाइंदगी का नकारी गई है पिछले 40 साल में माइनॉरिटी मुसलमानों की, जबकि उससे पहले आज़ादी के बाद के पहले 30 साल में 4 बार मुसलमान यहाँ से इलेक्शन में चुन कर आए, सभी जात मजहब के वोट लेकर। दूसरी बात है कि यहाँ पर रिपब्लिकन का बेस रहा है, अम्बेडकरवादी विचारों का बेस रहा है। पहला एमपी बुद्धिस्ट था, और उसके बाद के लोकसभा के 4 इलेक्शन में पहला रनर अप 2 नंबर का कैंडिडेट भी अम्बेडकरवादी विचारों का था। लेकिन इन दोनों समूहों को नांदेड़ से नुमाइंदगी नहीं मिलती है। पिछले 40 साल में एक भी नांदेड़ शहर से बौद्ध आमदार नहीं बना, एक भी मुसलमान आमदार नहीं बना। जो आमदार बनी ये दोनों समाज के बलबूते पे बने। तो फिर एक मौका एक इलेक्शन, ये समीकरण क्यों ना किया जाए? एक बार इन दोनों समाजों को नुमाइंदगी क्यों ना दी जाए? और वो नुमाइंदगी अगर ये 2 समाज एक आके देते हैं तो इन 2 समाज का 50 साल का जो पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग डेवलपमेंट है, जो नुमाइंदगी है, वो करने का मौका बनेगा। दूसरी चीज़ है कि एक एमएलए अगर दबे कुचले पार्टी के तरफ से दबे कुचले घटकों का अगर आ जाएगा, तो वो दबे कुचले के साथ जो नज़रिया रवैया बिगड़ा हुआ है सिस्टम का कह रहा हूँ मैं। आज मैं नौजवानों को पूछ रहा हूँ, आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, किस नज़रिए से आपको देखा जाता है और क्या रवैया आपके साथ इख्तियार किया जाता है? आप सरकारी दवाखानों में जाते हैं, किस नज़रिए से आपको देखते हैं और क्या रवैया आपके साथ होता है? आप राशन की दुकान पे जाते हैं, किस नज़रिए से आपको देखते हैं, क्या रवैया रखते हैं? आप तहसील कचहरी में जाते हैं, किस नज़रिए से आपको देखा जाता है, क्या रवैया इख्तियार किया जाता है? वो अच्छा नहीं है, वो बेहतर नहीं है, वो आपके वक़ार और आपके आन के मुताबिक नहीं है। और दिगर तबके के लोग जाते हैं तो उनके साथ नज़रिया रवैया अलग होता है, लेकिन कोई वाली नहीं है पूछने के लिए उनको कि आपके रवैये में नज़रिए में फ़र्क क्यों है या ऐसा क्यों है। ये पूछने की नुमाइंदगी कोई नहीं करता है, इसलिए हमको वोट देना चाहिए। इंशाल्लाह हम अपने क़ुव्वत और किरदार के दम पर सिस्टम को पूछ सकते हैं ऐसा क्यों। और भाई, आपने बहुत कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेंगी। एक आखिरी सवाल ये है कि गुज़श्ता 5 साल पहले मजलिस के साथ आपका पैक्ट हुआ था वंचित बहुजन का, अगर दोबारा से ये तजुर्बा आजमाया जाता है तो उसके कैसे नतीजे बरामद होंगे? देखिए, सियासी एतबार से इत्तेहाद करने का काम अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नांदेड़ के मंच से कहा था, मेरे को एक भी सीट नहीं चाहिए, मेरे को एक भी सीट नहीं चाहिए, मेरे बड़े भाई का सम्मान करो, मेरे बड़े भाई की इज्जत रखो और उनको सीटें दो। ये बड़ापन दिखाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नांदेड़ के आवाम को प्रकाश अम्बेडकर साहब के कैंडिडेट को वोट करने की अपील की। जनवरी में 17 जनवरी 2019 को नए मोडे के मैदान से प्रकाश अम्बेडकर साहब के कैंडिडेट को वोट करो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। उसी भिंगे के उसी कैंडिडेट के लिए 16-17 अप्रैल 2019 को हैदराबाद पे फिर ओवैसी साहब आए और एक ही इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट के लिए 2 सभाएं ली, और तब भी कहा था कि वोट दो वंचित के कैंडिडेट को। लेकिन इसके बावजूद आप बताइए कितना मुस्लिम वोट टर्न हुआ। तब पूरे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, बावजूद उसके कांग्रेस हारी। कांग्रेस को हराने का काम वंचितों ने बहुजनों ने किया, अशोक चौहान को हराने का काम किया। क्योंकि अशोक चौहान को मैं सेक्युलर लीडर पहले भी नहीं मानता था, अब तो आप भी नहीं मानोगे, लेकिन जब तक वो सेक्युलर दामन के अंदर रहकर
जातिवाद, भेदभाव, गैर बराबरी करते थे, तब तक हम उनकी खुलकर मुखालिफत करते थे। हम लोगों को बोलते थे कि आप गलत आदमी से उम्मीद लगा रहे हो, उनको हराना ज़रूरी था, वो हराने की जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन वो काम वंचितों ने, बहुजनों ने किया। बहरहाल, लेकिन वो इत्तेहाद को तोड़ने का काम इम्तियाज़ जलील साहब ने किया, लेटर निकाल कर बाहर निकल गए। मुझे लगता है अब सियासी लीडरान में इत्तेहाद होने की उम्मीद कितनी भी करो, ये कितना मुमकिन है, नहीं नामुमकिन है। मैं इलेक्शन हारने के बाद जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था अब इत्तेहाद सियासी जमातों में नहीं होगा, अब इत्तेहाद आवाम को करना पड़ेगा, आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ की आवाम में आज मैं नांदेड़ दक्षिण में फिरते वक्त वो इत्तेहाद देख रहा हूँ। वंचित और मुसलमानों का इत्तेहाद मुझे नांदेड़ के हर गली मोहल्लों में दिख रहा है, हर दलित, पिछड़े, ओबीसी, बौद्ध समाज में दिख रहा है, और हर मुसलमानों के मोहल्ले में दिख रहा है कि वो इस बात से मुत्तफिक है कि ये दो समाज एक होंगे तो एक एमएलए चुन के ला सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि 23 नवंबर को जब नताइज आएंगे, नांदेड़ दक्षिण से एक लौ रोशन होगी, और उस लौ को हम यकीन दिलाते हैं नांदेड़ के आवाम को, उस लौ को लेके हम पूरे महाराष्ट्र में इस इत्तेहाद को इंशाल्लाह जिंदा करेंगे। ये थे फारूक अहमद साहब, जो दक्षिण से वंचित बहुजन आघाड़ी के बाकिरदार, बेदाग शख्सियत के पढ़े लिखे नौजवान हैं। ज़रूर दक्षिण के राय दहनगान ने इनके ताल्लुक़ से संजीदा होने की ज़रूरत है।